हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, जैसा आप जानते हो पहले से कि इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है उस प्रीलिम्स के पेपर 1 यानी जीएस का। और जीएस में हमने 2 लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। एक लेक्चर जो है वो है जियोग्राफी का, यूनिट 3 से संबंधित है, और जो दूसरा लेक्चर है वो है पॉलिटी का, यूनिट नंबर 5। जियोग्राफी में हम जो पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हम यहाँ पर हिमालय को देख चुके हैं, भारत की सामान्य जानकारी है उसको देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है उसको भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह क्षेत्र, या ऐसा कह लो कि भारत की नदियां, उनको कवर करेंगे। उसके पहले मैं जो भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में जो आपको बता चुका हूं, एक बार दोहरा देते हैं, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा और आगे आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो भारत का जो विशाल मैदान है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियों के द्वारा, सिंध नदी के द्वारा बनाया गया है, यानी हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा इसकी रचना हुई है। ये मैदान उपजाऊ है। विश्व में जितनी डेंस यानी कि अधिक घनत्व मिलेगा जनसंख्या का, वो आपको नदी घाटियों के आसपास ही मिलेगा। विश्व की जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, उनका भी जो विकास है वो कहाँ हुआ है, तो इन नदियों के आसपास ही हुआ है। चाहे वो, अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, या चाहे वो चीन की सभ्यता की बात करें, मिस्र की सभ्यता की बात करें, तो नदियां महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाती रही है। अब नदियों के द्वारा यहाँ पर भी, अगर हम भारत में भी जनसंख्या घनत्व देखते हैं, तो यहाँ उत्तर भारत के विशाल मैदान में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके, वहाँ पर जीवन जीना कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। और इस भाग में व्यक्ति के लिए, उसकी फसल के लिए, उसके पशुओं के लिए जो आवश्यक वस्तुएं वो सब मिल जाती ना। तो उत्तर का जो विशाल मैदान था, इस विशाल मैदान में मैंने मिट्टी की प्रकृति को लेकर आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ एक खादर नाम पूछा जा सकता है कि खादर क्या है। तो खादर जो है न्यू एल्यूवियल सॉइल, यानी ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग है। यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो नदियों की बाढ़ का पानी हर बार वहां पहुंच जाता है। तो नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है, यानी एक नई लेयर, नई परत जो है मिट्टी की जमा हो जाती है। तो उस न्यू जोन जो है उसे खादर के नाम से जानते हैं। फिर इसके थोड़े थोड़े डिवीजन भी किए थे कि वेट किस नाम से जानते हैं, वो सब तो कल जो लेक्चर है डिटेल में आप देख लेना। दूसरा आता है जिसे कहते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, या इसे भांगर भी कह देते हैं। तो बांगर या भांगर जो था, ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल वाला था, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की ऊंचाई वाला स्थान है। कि पहले ये भी नवीन थी, मगर धीरे धीरे कई सालों के बाद इसकी परत जो है ऊंचाई हो गई है, तो नदियों की बाढ़ का पानी सामान्य तक वहां नहीं पहुंच पाता है, तो उसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर इसमें आपको बताया था कि भाबर प्रदेश, और भाबर प्रदेश के बाद बताया था तराई रीजन। तो भाबर प्रदेश कैसा था कि जो नदियां हिमालय से निकलती, यानी ये हिमालय है, हिमालय से जब नदियां फ्लो करती हैं तो तीव्र गति से उस बहती हैं, तो उनके साथ कंकड़, पत्थर, बोल्डर, ये सारी चीजें अपने साथ बहा कर लाती हैं, क्योंकि उनकी इरोजनल पावर, अपरदन जो शक्ति है, क्षमता है, वो ज्यादा होती है। लेकिन जब वो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो नदी का जो ढाल है, यानी इरोजनल पावर, उस तरीके की नहीं रहती। तो बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, जो बोल्डर हैं, वो नदियां क्या करती हैं, यहीं पर जमा कर देती हैं, वहीं पर छोड़ देती है। तो शिवालिक, तीसरा वाला हिमालय जो है ना, शिवालिक है ना, उसके बाद मैदानी भाग शुरू हो जाता है। शिवालिक के फुट हिल पर, यानी शिवालिक पर्वत की जहां शुरुआत होती है, वहां पर ये पाया जाता है। कुछ 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की चौड़ाई में कंटिन्यूस फैला हुआ है, उसे भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नदियां डिसअपियर हो जाती हैं, यानी नदियों का पानी उनके नीचे से होकर के, उन कंकड़, पत्थर, बोल्डर के नीचे से होकर के, या जो कंकड़, पत्थर, बोल्डर, बजरी जो है, ये पोरस है, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो उनके अंदर से होकर के बहता रहता है। ऊपर से ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नदी नहीं है, सूखा हुआ इलाका है। भाबर प्रदेश के बाद आगे चल के फिर आता है तराई रीजन।
तराई रीजन यानी जो नदियां यहाँ विलुप्त हो गई थी भाबर प्रदेश में, वो अब ऊपर आ गई हैं। ये समतल फ्लैट जगह है, तो जो नदियों का पानी है वो एक तरीके से किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता है। पानी जो है भरा हुआ रह गया है। तो यहाँ पर क्या है, दलदल है। दलदल होने की वजह से यहाँ पर जो है घने वृक्ष भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे भाबर प्रदेश, ये इस प्रकार के कंकड़ पत्थर बोल्डर जो पाए जाते हैं। नदियों की धारा बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन नीचे नीचे इसके नदियों का पानी बहता रहता है। और उसके बाद फिर तराई रीजन जो है इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो विलुप्त हुई नदियां जो है इस भूभाग में अपीयर हो जाती हैं। ये घने जंगलों वाला प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में इन घने जंगलों का विनाश जो है वो कर दिया गया है। हमने, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, कृषि करने के लिए उन जंगलों को काट दिया है। तो ये क्षेत्र जो पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए अच्छा था, वो समाप्त हो गया। इनसे एक प्रश्न बनने की संभावना है। कल इसका डिटेल में मैंने आपको डिवीजन किया था, विस्तार से बताया हुआ था। अब आज के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आज हमें भारत की प्रमुख नदियां जो हैं वो समझनी है। भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदी या रिवर सिस्टम या ड्रेनेज एरिया, ये स्टार्ट करेंगे यानी पहले हिमालय के बाद फिर हम चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत में। यानी भारत में नदियों के दो ग्रुप किए गए हैं मोटे तौर पर। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दोनों में अंतर देखने को मिलता है। अंतर मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो हिमालय वाली नदियां जो हैं वो कैसी हैं, ये सदा नीरा कहलाती हैं। सदा नीरा, नीर मीस होता है जल, सदा मीस हमेशा, ऑलवेज, यानी इनमें 365 दिन पानी रहता है। मानसून के समय मानसून का पानी आता है, और ग्रीष्म ऋतु जब आती है, जब अधिकांश नदियां सूख जाती हैं, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी की मात्रा फिर भी ज्यादा रहती है। वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से रहती है। और प्रायद्वीपीय नदियां यानी ये हम दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, तो ये सदा नीरा नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियों में भी एक तरफ हम पूर्व की ओर जाने वाली नदियां और पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों के रूप में भी पढ़ते हैं। हाँ, कुछ बड़ी नदियां हैं, लेकिन अधिकांश नदियां छोटी छोटी हैं। मानसून की समाप्ति होने के साथ ग्रीष्म ऋतु में इनमें पानी का प्रवाह जो है कम हो जाता है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिमालय वाली नदियों को ले लेते हैं। हिमालय में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडस, सिंधु नदी को। सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये जो लिखा है ना अपवाह, इसे ड्रेनेज एरिया बोलते हैं। ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि कोई एक नदी है तो उस नदी में कितने एरिया का पानी आकर के मिल जाता है, छोटे छोटे नदी नाले के रूप में। यानी यहाँ से कोई नदी आ रही होगी वो इसमें मिल जाएगी, फिर इसमें छोटी छोटी नदियां मिलती होंगी, है ना, दोनों साइड से। तो मुख्य स्ट्रीम जो है वो उस कौन सी नदी है उसके नाम से इस क्षेत्र को हम जानते हैं। तो ये सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब सिंधु नदी में आप देखोगे कि सिंधु नदी का ओरिजिनेशन यहाँ से लगभग हमें होता हुआ दिखाई देता है, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसी में हमें झेलम दिखाई देगी, यहाँ चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये सब सिंधु नदी के जो अलग अलग सहायक नदियां हैं वो भी देख लो। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई नदी का ओरिजिनेशन कहाँ होता है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो तिब्बत के पास 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर जो लेक है वहां से ये निकलती। मानसरोवर झील के बारे में भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको चकित कर सकते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमें फैक्ट देखने को मिलते हैं कि जो पेंजिया महाद्वीप बना था, यानी कि ऐसा मानते हैं ना जियोग्राफर के पहले ये पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट था, सारे स्थलीय भाग पेंजिया के नाम से। तो पेंजिया महाद्वीप में जब डिवीजन हुआ, एक प्लेट ऊपर गई एक नीचे, तो यहाँ पर टेथिस सी बना था। तो टेथिस सी अब समाप्त हो गया, उसकी जगह हिमालय आ गया, लेकिन उसके 3 अलग अलग पार्ट है। एक मानसरोवर लेक के रूप में दिखाई देता है, और एक शायद ब्लैक सी या कुछ उस नाम से जाना जाता है। तो मानसरोवर जो लेक है वो उसका ही बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। साथ ही हमारे सनातन धर्म में ये स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वहां पर उन्हें विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसा वीडियो भी देखने को मिलते हैं, जो लोग गए हैं वो भी बताते हैं कि सुबह सुबह मानसरोवर लेक पर कुछ ज्योतियां, अग्नि ज्योतियां जो हैं वो वहां पर आती हैं स्नान करने। ऐसे कुछ वीडियो हैं। सच्चाई क्या है तो उसको लेकर के तो मैं यही कहूँगा कि इनकेस कभी फ्यूचर में आपको जाना हो तो आप भी
हो सकता है उस अनुभव को, उस अनुभूति हो आपको, यानी आप उस अनुभव को महसूस कर पाओ। क्योंकि ये वो बातें होती हैं कि जिनको हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें सच्चाई नहीं होगी। कुछ बातें सिर्फ अनुभव करने की होती हैं, उन्हें हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को हम बता भी नहीं सकते। ठीक, तो मानसरोवर लेक जो है वो इसका ओरिजिनेशन हो गया। उसके बाद ये नदी क्या करती है, देखो ऊपर में है नॉर्थ और इधर आता है पश्चिम, तो ये नॉर्थ पश्चिम की ओर थोड़ा सा फ्लोट करेगी, बहेगी, है ना। 320 किलोमीटर की दूर बहने के बाद 4206 मीटर की ऊंचाई से ये जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यानी यहाँ पर ये इंडियन स्पॉट में एंटर हो जाती है। टोटल लंबाई सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर के आसपास है। पाकिस्तान के साथ भारत का नदियों को लेकर समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ। उसके अनुसार ये हुआ है कि भारत इसके 20% पानी का उपयोग करेगा। अगर आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो मुश्किल से हार्डली 8 या 10 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि भारत अब इस समझौते को रिव्यू करने की बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा एक तो बहुत अधिक पानी का उपयोग किया जाता है और हमारे साथ उनके संबंध आपको मालूम ही है किस तरीके के। कुछ परियोजनाएं जो यहाँ चलाई जा रही हैं, जैसे किशन गंगा परियोजना हो गई, उसमें अड़वंगे भी डाले जाते हैं, है ना। तो भारत कह रहा है कि अब हम इसका रिव्यू करेंगे। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति के हिसाब से किया गया समझौता था, अब वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तो करना भी चाहिए। आखिर हम धूर्त मक्कार लोगों को कब तक मुफ्त में ये सब देते रहेंगे। तो 20% पानी का उपयोग जो है भारत करता है। ये 1966 या 60 में समझौता हुआ था। सिंधु नदी अंत कहाँ हो जाएगा, तो अरब सागर में पाकिस्तान से होते हुए हो जाता है। दूसरी नदी आती है झेलम, है ना। तो झेलम के बारे में भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर ये सिंधु नदी है जो इधर मानसरोवर से निकल के आ जाती है, भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर एक गहरा गॉर्ज बनाती है बुंजी के पास में और पाकिस्तान में चली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर झेलम रिवर जो है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो झेलम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में निकलती है। कितनी ऊंचाई से, लगभग ऊंचाई नदियों के ऑरिजिनेशन को लेकर ऊंचाई नहीं पूछते हैं कि कितनी ऊंचाई से फलानी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ये वेरीनाग से निकलती है, वेरीनाग के पास से निकलती है और पीर पंजाल पर्वत के समानांतर ये बहते हुए वहां पर एक गहरा खड्ड बनाती है 200 मीटर गहरा, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में। ये भारत और पाकिस्तान की एक बाउंड्री लाइन बनाती है ना। 170 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। उसके बाद 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पर्वतीय प्रदेशों को छोड़ करके मैदानी भागों में आती है और ट्रिमू नामक जगह के पास ये चिनाव में मिल जाती है। देखेंगे आप, ये झेलम है और उसके बाद यहाँ पर इसका कंजक्शन जो हो रहा है वो चिनाव नदी से हो रहा है। तो ये जो जगह है चिनाव, और उसके बाद आगे ब्रांच चलते हुए वो इंडस में मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी याद रखना है 724 किलोमीटर। लास्ट में एक टेबल में मैं इन सब नदियों की लंबाई, ऑरिजिनेशन वो भी बता दूंगा। सिंधु नदी तंत्र की तीसरी नदी आती है चिनाव। चिनाव जो है ये चंद्रा और भागा, इसके दो प्रमुख ओरिजिन, यानी एक चंद्रा के नाम से एक स्ट्रीम निकलती है, दूसरी जो है वो भागा के नाम से निकलती है। लाहौल में बाड़ा लाचा जो दर्रा है पास है, उसके दोनों साइड से ये दो स्ट्रीम अलग अलग निकलती है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, पीर पंजाल पर्वत जो है उसके पैरेलल बहती हुई किश्तवाड़ के निकट ये एक गॉर्ज बनाती है, यानी गहरा खड्ड जो बनाती है ना। और उसके बाद अखनूर एक मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री बेस है, वहां पर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक। तो मैदानी भाग में प्रवेश के पहले चिनाव लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। उसके बाद 640 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जहां ये 5 नदियों का संगम होता है वहां पर जाकर के पहुंच जाती है। तो झेलम और रावी नदियों का एकत्रित जल जो है वो आगे कहाँ जाएगा, तो ये सतलज नदी जो दिखाई देती है ना उसके साथ मिल जाती है। तो टोटल लंबाई याद रखना 1180 किलोमीटर है चिनाब की कुल लंबाई। अगली सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है रावी। रावी नदी का उद्गम जो है वो रोहतांग दर्रा जो है उसके पास। आप कभी मनाली जाओ तो मनाली से रोहतांग पास में है, लगभग 20 या 25 किलोमीटर होना चाहिए। तो रोहतांग पास के आप समझ लो आसपास से ही
कुछ ऐसी नदियां हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में बह जाती हैं। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, धौलाधर उत्तरी तथा पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई एक नैरो घाटी बनाती है, फ्लो उसका काफी तेज होता है। हिमाचल के चंबा से कुछ नीचे ये धौलाधर श्रेणी में गॉर्ज बनाती है, खड्ड बनाती है, और माधवपुर में ये मैदानी भागों में आ जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रावी नदी की। देखो यहाँ पर ये तो है इंडस, दूसरी है झेलम, फिर ये चिनाब, और अब हम बात कर रहे हैं इस रावी नदी की। ठीक है, यहाँ फिर ये भी पाकिस्तान में चली जाती है, तो शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्ताब के पास ये कहाँ मिल जाती है? तो ये चिनाब में मिल जाती है। 720 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, रावी के बाद फिर आती है व्यास नदी। व्यास नदी से प्रश्न ज्यादा पूछा जाते हैं, पूछने का कारण क्या है मैं वो भी बताता हूँ। देखो, व्यास ये एक नदी है, एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की, जो पूरी तरह से भारत से ही निकलती है। देखोगे ना, भारत से ये निकलती है और भारत में ही ये समाप्त हो जाएगी। बाकी नदियां जो है ना वो पाकिस्तान में जाकर समाप्त हो रही है। तो रोहतांग पास व्यास कुंड से ये निकलती है, रावी नदी भी रोहतांग पास से निकल रही थी, है ना। देखो, ये व्यास का ओरिजिनेशन है, ये रोहतांग पास है, तो एक तरफ ये जो है रावी नदी निकल रही है, इसके पास से व्यास नदी निकल रही है ना। 900 मीटर एक गहरा गॉर्ज बनाती है, धौलाधर जो सीरीज है उसको पार करती है, पंजाब के होशियारपुर जिले में तलवाड़ा नामक स्थानों पर ये मैदानी भागों में आ जाती है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर ये सतलज से मिल जाती है। तो इसका जो जंक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर आता है? ये हरिके। यहाँ पर बैराज भी बना हुआ है ना, एक हरिके बैराज के नाम से। 460 किलोमीटर है, ये पूरी तरीके से भारत में ही निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी तंत्र की अगली नदी है सतलज। तो सतलज जो नदी है मानसरोवर झील के रॉकस ताल या राक्षस ताल वहां से निकलती है। तो मानसरोवर के एक तरफ से निकलती है सिंधु नदी और दूसरी तरफ निकलती है ये सतलज नदी, और तीसरी तरफ मानसरोवर जहां इसका ओरिजिन है सिंधु का, लगभग 35 किलोमीटर अगर आप पूर्व की ओर जाते हो तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी वहीं से होता है। तो सिपकीला दर्रे के पास में ये सकरी घाटी बनाते हुए भारत में प्रवेश करेगी, और पंजाब में रूपनगर के पास ये मैदानी भागों में आ जाती है। भाखड़ा नांगल जो डैम बना है, ग्रेविटी डैम जो है, वो इसी नदी पर बना हुआ है, और भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है। मीठन कोट नामक स्थान पर जाकर के ये सतलज में मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर, जिसमें से 1050 किलोमीटर जो है ये भारत में फ्लो करती है। तो सिंधु नदी तंत्र की ये प्रमुख नदियां, ऊपर से आप स्टार्ट करोगे, पहले नंबर पर सिंधु आती है, दूसरे नंबर पर फिर इसमें झेलम आएगी, फिर चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे करके। तो इन नदियों से संबंधित प्रमुख जो पॉइंट है इस टेबल में समरी के रूप में है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास उद्गम होता है। भारत में इसकी लंबाई मात्र 709 किलोमीटर है, टोटल इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, झेलम जो है वेरीनाग के पास इसका ओरिजिनेशन होता है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब बड़ा लाचा यानी चंद्रा और भागा नाम से जो निकलती है 1180 किलोमीटर है। रावी रोहतांग पास 725 किलोमीटर, व्यास रोहतांग पास 460 किलोमीटर। ये पूरी तरीके से भारत से ही निकलने वाली नदी और भारतीय सीमा में ही समाप्त हो जाती है। सतलज राक्षस ताल या रॉकस ताल मानसरोवर के पास से निकलती है, 1450, भारत में 1050 किलोमीटर लंबी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प करेगा। सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो जाता है। अब आते हैं प्रमुख नदी तंत्र गंगा, है ना, गंगा का ड्रेनेज एरिया। और ये डायग्राम बड़ा अच्छा है, मेरा खुद का नहीं है, नेट से उपलब्ध था, वहां से ये लिया गया है ना। तो इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना, वही सारे फैक्ट जो है हमें आगे काम आने वाले हैं। यहाँ आप देखो ब्लू, डार्क ब्लू कलर जो हमें दिखाई देता है, यहाँ तो लिखा है ना गंगा नदी। ठीक, तो गंगा नदी का उद्गम जो है गंगा के नाम से नहीं हो रहा है ना। इसमें आप देखोगे कि ये एक स्ट्रीम हमें कहाँ से दिखाई दे रही है, बद्रीनाथ से, अलकनंदा नाम है। इसमें एक तरफ धौली गंगा मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, एक तरफ हमें यहाँ पर नंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है। तो वो सब इनसे एक ना एक ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। ठीक है, तो समझ लो इसके फैक्ट। तो ये जो है उत्तराखंड में गढ़वाल जो हिमालय है वहां पर उद्गम है इसका गंगोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है।
लोग यहाँ तक जाते भी हैं, ट्रैक है, पैदल जाते हैं वहां पर। इसका गंगा नाम अभी नहीं पड़ता है, ये प्रश्न बनता है। तो गंगा नाम इसका पड़ता है देवप्रयाग नामक स्थान पर, जब अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां आपस में आकर के मिल जाती हैं। तो इस डायग्राम में अब आप देखो कि देवप्रयाग जो है वो है ये स्थान। इस देवप्रयाग में नदी का लेफ्ट और राइट लिखा रहता है ना, कि नदी के बाईं ओर से ये नदी आ रही थी या दाईं ओर से ये नदी आ रही थी ना, है ना। तो देखो नदी ये फ्लो है इस तरफ। अब नदी का जिधर प्रवाह होता है उस तरफ अपना फेस कर लो, आपका राइट हैंड नदी का राइट हैंड कहलाता है, आपका लेफ्ट हैंड नदी का लेफ्ट हैंड कहलाता है। तो भागीरथी नदी जो है यहाँ देवप्रयाग में किस तरफ से आके मिल रही है? राइट साइड से, दाईं ओर से ये मिलती है। भागीरथी के किस में मिलती है? तो ऊपर वाली जो नदी है इसे कहा जाता है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम जो है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में फिर इसका नाम पड़ता है गंगा, है ना। अब भागीरथी का उद्गम कहां से हो रहा था? गंगोत्री से हो रहा था, गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा कहां से आ रही थी? तो अलकनंदा जो है यहाँ बद्रीनाथ के पास से आ रही थी। अलकनंदा में देवप्रयाग तक और भी नदियां आकर के मिल जाती हैं, वो भी हमें जानना है। जैसे रुद्रप्रयाग, ये प्रयाग देवप्रयाग, उसके बाद ये 2 नंबर जो है वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में एक मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी मंदाकिनी, है ना, तो वो भी गंगा के ही ये स्वरूप माने जाते हैं। तो मंदाकिनी राइट साइड में किससे मिल रही थी? अलकनंदा से। और ऊपर चलो तो तीसरे नंबर पर हमें जगह दिखाई देती है, उसका नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या हो रहा है कि एक पिंडार नदी जो है लेफ्ट साइड से आती है, वो अलकनंदा में मिलती है। फिर और ऊपर चलो 4 नंबर, इसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा में लेफ्ट साइड से एक नंदाकिनी नदी जो है वो आकर मिल जाती है। और ऊपर चलेंगे तो आएगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग यानी अलकनंदा में लेफ्ट साइड से एक धौली गंगा नदी आकर के मिल जाती है। तो अलकनंदा की यात्रा, इसमें मंदाकिनी जो केदारनाथ में प्रवाहित होती है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। देन उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग में आकर के ये मिले। अब क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगी। दक्षिण पश्चिम से मतलब क्या है? ये दक्षिण है, ठीक है, और पश्चिम यानी थोड़ी सी ये डायरेक्शन इधर की रहती है। पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर चलती है और हरिद्वार में यह माउंटेन यानी हिमालय को छोड़ करके कहाँ आ जाती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो एक प्रश्न तो ये भी बनता है कि बताओ गंगा मैदानी भागों में किस स्थान पर आती है? तो हरिद्वार के पास आ जाती है। फिर ये प्रयागराज, नाम ही बदल गया है ऑफिशियल। प्रयागराज के पास इसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना आकर के मिलती है, जिसे संगम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से भारत के स्टैंडर्ड टाइम मानक समय की गणना भी होती है। तो गंगा महत्वपूर्ण नदी होने के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन बना देती है। तो वो जितने प्रयाग बताए थे, देवप्रयाग में जंक्शन किसका है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, वो जरूर आप याद कर लेना, उनसे प्रश्न बनेगा। अब गंगा नदी के लेफ्ट ओर से, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, लखनऊ जिसके किनारे बसा प्रमुख नगर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा गंगा नदी में लेफ्ट साइड से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? गंगा जो है, गंगा फ्लो करते हुए भारत से, इसकी 2 स्ट्रीम देखो, एक होती है वितरिकाएं। वितरिकाओं का मतलब ये है कि नदी की एक धारा आगे जाकर के अलग अलग बट जाए, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। और एक होती है सहायक नदी, एट्रीब्यूटरी, यानी वो नदियां आकर के इस एक धारा में मिल जाएं और एक सम्मिलित धारा बना ले। तो इसकी मुख्य धारा तो जो है वो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। और दूसरी धारा जो है वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो उसको भी हम डायग्राम से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, कोशिश करना समझने की। गंगा नदी यहाँ पर कहाँ है? तो ये जो डार्क ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है गंगा नदी। ठीक है, अब इस गंगा नदी में अब आप देखना शुरू करो कि ये इसके पैरेलल
यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी पैरेलल, और सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये प्रयाग में जाकर इसमें मिल जाती है। तीसरी नदी यहाँ पर सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है, उसका संगम, अब सिर्फ 2 ही नदियां गंगा और यमुना यहाँ पर रह गई है। तो ये गंगा नदी कहाँ पर मिल गई? प्रयागराज में। देन आगे बढ़ो तो गोमती नदी जो है ये किस साइड से आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है ना, यहाँ आकर के गोमती नदी मिल जाती है। लखनऊ इसके किनारे बसा प्रमुख नगर है। फिर आपको घाघरा नदी बताया था, तो घाघरा नदी ये भी हिमालय से निकल करके आती है ना, ये भी लेफ्ट साइड से इसमें मिल रही है। फिर मध्य प्रदेश से नदी निकलती है ना, सोन नदी, तो सोन नदी आप देखोगे राइट साइड से, यहाँ बिहार वाली जगह पहुंच गए हम, दिनाजपुर वाले एरिया में, राइट साइड से सोन नदी मिल जाती है। थोड़ा सा आगे चलोगे तो फिर एक हिमालयी नदी जो है लेफ्ट साइड से गंडक नदी मिल जाती है। गंडक नदी में भी विशाल बाढ़ें आती है, और बाढ़ के लिए फेमस जो है बिहार का, जिसे शोक कहते हैं, कोसी नदी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। कई सारी स्ट्रीम है और फिर जाकर के ये यहाँ मिलती है। आगे आप देखोगे कि इसमें एक हुगली के नाम से चली गई, और फिर उसमें बांग्लादेश में जाते हुए डेल्टा बनाते हुए ये मिल जाती है। तो वो जो पश्चिम बंगाल में इसके नाम यानी पद्मा, यमुना, मेघना, मैं ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वो और एक बार क्लियर कर दूंगा। अब गंगा की दूसरी सहायक नदी, भारत की दूसरी प्रमुख नदी, भारत की प्रमुख नदियों में एक यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है ये भी हिमालय से निकलती है, गंगा के साथ साथ निकलती है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये आप देखोगे ये गंगा नदी, और यहां से निकली है ये यमुना नदी। यमुना नदी प्रदूषित है, और दिल्ली से ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली के पहले तक गंगा काफ़ी हद तक साफ है, स्वच्छ है, लेकिन दिल्ली से ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। एक तो दिल्ली मिसमैनेजमेंट है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनका पानी बिना ट्रीटमेंट के इसमें मिला दिया जाता है, गंदे नालों का पानी मिला दिया जाता है। तो यमुना नदी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। यमुनोत्री से निकलती है, और तालेवाला नामक स्थान जो है वहां पर यमुना नदी कहाँ आ जाती है? मैदानी भागों में। गंगा हरिद्वार में आती थी, ये तालेवाला नामक स्थान पर आती है। लगभग समानांतर जाते हुए प्रयागराज में ये मिलेगी। कुल लंबाई इसकी 1337 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें भी कई सारी नदियां मिलती रहती हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यमुना नदी में चंबल जो है वो इसमें जाकर के मिल जाती है, बेतवा नदी आकर के मिल जाती है, केन नदी जो है वो भी इसमें जाकर के मिल जाती है। तो बड़े पिक्चर जो है उसमें हमें वो देखने को मिल जाएगा। यमुना नदी, तो जो तेजेवाला नामक स्थान जो है हरिद्वार के थोड़े पर, यहाँ पर मैदानी भागों में आई। ये दिल्ली से इसका रंग फिर एकदम ब्लैक हो जाता है, झाग रहता है केमिकल्स का। आगरा जो है वो भी इसके किनारे बसा हुआ है, कानपुर जो है वो भी इसके किनारे आता है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर लेदर फैक्ट्रीज थी, चमड़ा बनाने वाली कम जो फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें केमिकल का यूज करते हैं चमड़े की टैनिंग करने के लिए। तो वो हानिकारक केमिकल भी इसमें चले जाते हैं। यमुना नदी में जो जलीय जीव हैं वो भी सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें आप देखोगे ये चंबल नदी जो है ना वो मिल रही है। चंबल ये एमपी और यूपी का बॉर्डर आ जाता है, इटावा नामक जगह के पास मिल जाती है। थोड़ा और आगे चलोगे तो बेतवा नदी जा करके मिल जाती है, और यहाँ संगम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यमुना के बाद अगला है घाघरा नदी। गंगा की एक बड़ी सहायक नदी जो थी घाघरा, इसे सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये हिमालय से निकलती है। हिमालय तिब्बत प्लेट्यू से मापचा चुंग नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, घाघरा नदी, तो मापचा चुंग नामक, ये देखोगे इसमें ये घाघरा नदी जो है ना, नेपाल आ गया, तो ये नेपाल मापचा चुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, नेपाल में प्रवाहित होती है, उसके बाद भारत में आती है। इसके साथ इसकी एक छोटी सहायक नदी शारदा है। तो बिहार में जगह है छपरा, छपरा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है, और ये नदी भी अपना रास्ता बदलती है। ये रास्ता बदलने के पीछे कारण ये है, चाहे कोसी हो चाहे घाघरा हो, कि यहाँ जहाँ इनका संगम होता है ना गंगा से, उसके पहले हिमालय के बीच में, यानी हिमालय से इतनी ज़्यादा मात्रा में इनके साथ पानी आता है कि उस पानी को मैदानी भाग में एकत्रित करने के लिए वो मैदान कम पड़ जाता है। अगर ये थोड़ा और डिस्टेंट होती,
400-500 किलोमीटर और दूर होता तो इतनी बाढ़ नहीं आती। तो इस वजह से पानी ज़्यादा रहता है और इसलिए वो अपने रास्ते को बदलती रहती है। तो गंडक, घाघरा नदी भी विनाशकारी बाढ़ लाती है, गंडक भी लाती है, कोसी तो लाती ही लाती है। ठीक, तो घाघरा नदी के बाद अब गंडक नदी, ये नेपाल चीन सीमा वहां से निकलती है, नेपाल में प्रवाहित होगी, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ये गंडक, ये नेपाल और चीन की बाउंड्री, यहाँ इसका नाम काली गंडक भी होता है। बिहार के चंपारण में ये प्रवेश करती है और सोनपुर में मेला लगता है पशुओं का सबसे बड़ा, वहां पर जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी से प्रश्न बन सकते हैं, बने और बनते भी रहते हैं अलग अलग। कोसी नदी वैसे तो 7 अलग अलग धाराओं से, लेकिन इसमें 3 प्रमुख नदियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक नाम है सन कोसी, दूसरे का नाम है अरुण कोसी और तीसरे का नाम है तामूर कोसी। ठीक है ना। यहां डायग्राम में देखो, ये बीच में हमें दिखाई दे रही है अरुण, यहां दिखाई दे रही है तामूर और ये दिखाई दे रही है सन कोसी। इन 3 अलग अलग नदियों की धाराएं आ करके मिल जाती हैं, तब इसको बोलते हैं कोसी रिवर। अब कोसी रिवर जो है अपना पाथ, अपना मार्ग जो है वो बदलती रहती है। ये डाटा है, देखो पुराने डाटा, यानी पहले ये कोसी नदी का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था 1736 में, है ना। नीचे जाकर ये गंगा नदी में मिल रही है। अब 1776 में ये यहां बहती थी, धीरे धीरे उसने अपने इस किनारे को छोड़ करके ये किधर की ओर मूव करती जा रही है, लेफ्ट साइड में बहती जा रही है। तो कभी कभी अब ये क्या करती है कि अब जैसे इसने एक बड़ा एरिया छोड़ दिया तो यहाँ पर बस्ती बन गई, घर बन गए, लोग रहने लगे। जब बाढ़ आती है यानी नदी में पानी ज्यादा आता है तो फिर से वो अपने पुराने रूट को फॉलो करने लगती है, तो जो लोग वहां रह रहे थे बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो ये नदी सिक्किम, नेपाल और तिब्बत, तो ये हिमालय की चोटियां, हिमालय है जहां पर बर्फ गिरी हुई है, वहां से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है ना। तो गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये जो ग्लेशियर है उनसे इसको जल प्राप्त होता है, इस कारण से बाढ़ें आती रहती हैं। भारतीय सीमा में इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। अब इसका उपचार क्या करें? जैसे इस पर डैम भी बनाए गए, कोसी नदी पर सरकार ने कोशिश, तो अब आप डैम बनाओगे तो कितना डैम बनाओगे? आपने देख लिया कि आज के समय में कोसी की धारा ये है, यहाँ कहीं डैम बना दो, बट पता चला कोसी तो फिर से पलट के अपने 200 साल 300 साल पहले पाथ पर आ गई, तो वो बनाया हुआ सब बेकार हो जाता है। तो कोई विशेष अभी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ऊपर हिमालय में अगर इसको थोड़ा थोड़ा इसका पानी कंट्रोल करके फ्लो करें, वो की पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो कोसी के बाद अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये तो था गंगा नदी का ड्रेनेज एरिया, यानी गंगा और उससे संबंधित कुछ प्रमुख सहायक नदियां। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र पर, जिसमें गंगा की वो धारा जो पश्चिम उसमें बांग्लादेश में चली जाती थी, हम उसको भी देखेंगे। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है, यहाँ ये मानसरोवर के पास इंडस निकल रही थी, यहीं पर सतलज निकल रही थी, यहाँ से उद्गम होता है, बट इसका डायरेक्शन अलग है एकदम, ईस्ट, पूर्व की ओर, तिब्बत प्लेट्यू में। तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ इसका नाम है सांगपो, है ना। मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, सांगपो, सांगपो के नाम से ये जानी जाती है, यारलुंग सांगपो। अब ये पूर्व दिशा में बही, उसके बाद एक प्रकार से बैंड लेती है और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है दिहांग नाम से, और फिर ये असम में आ जाती है। असम में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके बाद फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना कहते हैं। और इधर ये गंगा नदी जो आ रही थी, उसकी एक तो पश्चिम बंगाल में स्ट्रीम चली गई, दूसरी मुख्य स्ट्रीम बांग्लादेश में चली जाती है, तो इसको वहां पर पद्मा, आगे चल करके इसमें मेघना, ये, और फिर ये डेल्टा बना देती है। तो सुंदरवन का विशाल डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा जो है सबसे विशाल है। तो इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंग डोंग नामक ग्लेशियर इसका उद्गम है, जो मानसरोवर के पास में आता है। ठीक,
सिंधु नदी के स्रोत से ये कितनी दूर है? 150 किलोमीटर। और सतलज नदी के स्रोत से मात्र 35 किलोमीटर। तिब्बत में ये नदी 1800 किलोमीटर की दूरी तक चलेगी, पैरेलल चलेगी, ईस्टवार्ड चलेगी। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास में ये प्रवेश करेगी। और किस नाम से प्रवेश करेगी? देहांग नाम से ये प्रवेश करती है। ठीक। और असम में ये सादिया ढोला एक ब्रिज भी बना था काफी लंबा, तो सादिया के पास ये असम में प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक। असम में ये 720 किलोमीटर प्रवाहित होती है धुबरी तक, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर के ब्रह्मपुत्र नामक विशाल डेल्टा बनाती है, जो वहां पर किस नाम से, पद्मा और ये सब नाम जो थे। टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि ये भारत में इतनी ज्यादा प्रवाहित नहीं होती है। भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा है, 25 किलोमीटर वो उसकी लंबाई आ जाती है। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां ये हो जाती हैं। अब बचते हैं सेकेंड पार्ट पर आते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, पेनिनसुला से निकलने वाली नदियां। चलो इनको भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो नदियां हैं जो इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाएंगी, दूसरी वे नदियां हैं जो इधर अरब सागर में जाकर समाप्त हो जाएंगी, तीसरी वे नदियां भी होंगी जो अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती हैं। जैसे लूनी रवर जो नदी है वो वहीं गुजरात में रणोप कक्ष में समाप्त हो जाती है। तो ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड के नाम से इन नदियों को हम पढ़ेंगे। ठीक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं उनकी लंबाई ज़्यादा है। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम तुलना करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो कम है। तो नदियां इस तरफ बहती हैं, पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर चली जाती हैं। एक्सेप्शन है, जैसे नर्मदा नदी जो है अपवाद है, ताप्ती नदी अपवाद है, लेकिन गोदावरी नदी आप देखोगे यहाँ ये पूरा लंबा का लंबा पूरा एरिया क्रॉस करके फिर जा करके ये समाप्त हो रही है बंगाल की खाड़ी में। इसी तरीके से कृष्णा है, इसी तरीके से कावेरी है। तो सबसे पहले हम कुछ प्रमुख नदी लेते हैं, महानदी। इस मैप में महानदी हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये महानदी, और इसके साथ इसने डेल्टा बनाया हुआ है। ये इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिल रही हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक सीरीज से निकलती है, रायपुर जिले से 442 मीटर की ऊंचाई पर, रायपुर जिले के पास। ठीक ना। उड़ीसा से होकर के ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। नेक्स्ट, इसका ड्रेनेज एरिया इतने वर्ग किलोमीटर है। ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाना चाहिए एग्जाम में कि हर नदी का हम ड्रेनेज एरिया और वो भी किलोमीटर में याद रखें। हाँ, ये जरूर पूछा गया था पिछले 4-5 साल पहले कि बताओ सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। वहां पर नदियों में गंगा का नाम नहीं दिया था, वहां पर गोदावरी का नाम दिया था, कृष्णा का नाम दिया था, कावेरी का दिया था, महानदी का दिया था। तो डेल्टा अब सबसे बड़ा इनमें से कौन सी नदी बनाती है? तो ये वो एक लगता है कि ठीक है, टफ क्वेश्चन है, उसका एकदम से इतनी आसानी से आंसर नहीं मिलता है किताबों में जो बनाई जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर डिटेल्ड में जियोग्राफी नहीं है तो। वैसे ही यहाँ पर अगर ये इसका ड्रेनेज एरिया का स्क्वायर किलोमीटर एरिया दे रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा याद कर। लेंथ पता रहती है, लगभग 857 किलोमीटर है। महानदी की विशेषता जो है कि इस पर एक प्रसिद्ध डैम है, हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई ये है कि ये सबसे लंबा रिवर डैम, लंबाई इसकी लगभग 5 किलोमीटर हो जाती है। कहां पर बना हुआ है? ये ओडिशा में बना हुआ है। तो इसका डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर लिख रखा है, 9500 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो उसका उत्तर तो बनता है देना। महानदी से अब साउथ में और चलते हैं तो फिर आती है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा इन नामों से जानते हैं। ये सारी नदियां वो हैं जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। हम इस नदी की बात कर रहे हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। क्यों? क्योंकि अब नीचे जैसे जैसे आप चलोगे तो यहाँ पर चौड़ाई जो है वो कम होती जा रही है।
सबसे ज्यादा चौड़ा भाग जो था वो यहीं देखने को मिलता है, तो गोदावरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। इसका ड्रेनेज एरिया भी लिखा हुआ है, छोड़ सकते हो। सबसे ज्यादा ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो महाराष्ट्र में लगभग 50%, इसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले राज्यों में भी इसका कुछ ड्रेनेज एरिया आता है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका आकार बहुत ज्यादा है, तो एक रीजन तो इसका ये बताते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि देखो, पवित्रता की दृष्टि से गंगा नदी पवित्र है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी, इस पर कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में, तो ये लॉजिक भी देते हैं। इसे दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं। इसकी कई सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना, जैसे पूर्णा हो गई, वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता, इंद्रावती। वो जब हम एमपी स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो हम ये प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा इनको देख लेंगे। अगर मध्य इंद्रावती तो चूंकि छत्तीसगढ़ की नदी है तो अब उसको तो एमपी में नहीं पढ़ते। बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ये कितना बड़ा डेल्टा बनाती है, तो लगभग 120 किलोमीटर बड़ा डेल्टा बनाती है। और इसका डेल्टा जो है इस गोदावरी नदी का, अगर इस डायग्राम में आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा ये हमें समुद्र की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य नदियों के साथ इतना ज्यादा उभार देखने को नहीं मिलता है। तो इसका कारण ये है कि इसके साथ बड़ी मात्रा में बहाकर लाई गई चीजें हैं वो डिपॉजिट कर दी जाती है, यानी भारी निक्षेप किया जाता है ना। तो 35 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र की ओर आगे निकला हुआ है। गोदावरी से नीचे चलते हैं, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की ये भी महत्वपूर्ण नदी है, डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी। कृष्णा नदी का इसको लेकर के दक्षिण भारत के राज्यों में विवाद चलते रहते हैं, कावेरी को लेकर के भी चलते हैं। महाबलेश्वर के पास में इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 1400 किलोमीटर। ड्रेनेज एरिया जरूरी नहीं है। इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी डेल्टा बनाती है लगभग 4600 वर्ग किलोमीटर का, और इसकी जो कोस्टल लाइन है वो 120 किलोमीटर। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा आपस में ऐसा लगते हैं कि दोनों मिलते जा रहे हैं, क्योंकि पास पास में है ना। तो ये भी हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कृष्णा नदी। अगली नदी है कावेरी नदी। ये भी डिस्प्यूटेड रहती है अलग अलग राज्यों के बीच में, जिन राज्यों के एरिया से ये निकलती है। कावेरी नदी की एक और विशेषता है, वो भी समझते हैं। तो पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी जो माला पर्वत है वहां से निकलती है। कुल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आएगा क्या? तेलंगाना का कुछ हिस्सा में भी हो सकता है। शिव समुद्रम जो परियोजना है, जो भारत की पहली परियोजना है नदी जल विद्युत, वो इसी पर बनाई गई है। ये नदी की एक विशेषता ये भी है कि इसमें भी वर्ष के 365 दिन पानी मिलता है। कारण क्या है? तो कारण है कि जब मानसून आता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो अब समाप्त हो गया है, तो मानसून जब आता है तो आते समय इसके इस वाले भाग में वर्षा हो जाती है, यानी पानी अवेलेबल हो गया। और लौटता हुआ मानसून जो है उसकी डायरेक्शन ये होती है। तो लौटता हुआ मानसून जो है यहाँ वाले भाग से नमी ले लेता है। नमी लेने के बाद इस वाले भाग में जब मानसून ये लौटता हुआ जाएगा तो यहाँ फिर बारिश हो जाती है। तो इसके लोअर पार्ट में लौटते हुए मानसून की वजह से पानी की अधिकता रहती है, और अपर पार्ट में जब मानसून आता है तो उस समय इसकी अधिकता रहती है। ठीक, ये पूछ सकते हैं। तो इस नदी में हमेशा पानी रहता है सिंचाई के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए। फिर इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि बताओ दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जिसका डेल्टा आयताकार है? तो आयताकार डेल्टा यही बनाती है, लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। ठीक, तो ये प्रमुख नदी हुई। अब कुछ एक छोटी नदी भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। कौन सी नदी है वो? स्वर्ण रेखा, या इसी को बोलते हैं ब्रह्माणी नदी। तो इन चार नदियों के अलावा गंगा तथा महानदी डेल्टा के बीच में स्वर्ण रेखा और ब्रह्माणी नदियां प्रवाहित होती है। ठीक, तो स्वर्ण रेखा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। देखो ये जो है ना, ये स्वर्ण रेखा नदी, और इसके ठीक दक्षिण में यहाँ पर हमें दिखती है ब्रह्माणी। तो झारखंड में ऊपरी क्षेत्र में ब्रह्माणी नदी, जो कोयल के नाम से जानी जाती है, वो जरूरी नहीं है कि कभी पूछ लें, ये इतना ज्यादा
बट याद करना ठीक रहता है ना। महानदी जो है हमें यहाँ दिखती है, ये हीराकुंड रिजर्वायर बना हुआ है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। ये है स्वर्ण रेखा नदी और यहाँ पर ये ब्रह्मणी, ठीक। ये वो नदियां थी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो रही थी। अब चलते हैं उन नदियों पर जो अरब सागर में जाकर के समाप्त होंगी। तो सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की तो जीवन रेखा कह सकते हो। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के भड़ूच में जाकर ये अरब सागर में समाप्त हो जाती है। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 1300 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और ड्रेनेज एरिया जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाता है। ये नदी जो है बड़े अच्छे दृश्य भी क्रिएट करती है। जैसे जबलपुर का भेड़ा घाट जो है, वहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहाँ पर देखने मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है और आनंदित करने वाला स्थान है। नर्मदा नदी के बारे में कि इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, लेफ्ट से कौन सी है, राइट से कौन सी है, वो एमपी स्पेसिफिक जब रिवर पढ़ते हैं तो वहां कर लेते हैं। अरब सागर में दूसरी नदी नर्मदा से साउथ की ओर ताप्ती नदी आती है, जिसका उद्गम जो है बैतूल जिले से होता है ना। और ये खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है, 730 किलोमीटर लंबाई है। तो इसमें यहाँ आप देखोगे अमरकंटक सीरीज से निकली ये नर्मदा नदी। और थोड़ा नीचे यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये है ताप्ती नदी। दोनों अरब सागर में जाए। ये बड़ी नदियां हैं। वैसे तो अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं उन नदियों की लंबाई बहुत कम है, क्योंकि यहाँ हम जो भी नदी देखेंगे, देखो ये तो ये ईस्ट की ओर जा रही है। गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, तुंगभद्रा हो। अन्य नदी माही नदी, माही नदी जो है, इससे प्रश्न क्यों आता है तो एक फैक्ट है कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसे ये 2 बार काट देती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? विंध्याचल पर्वत। 533 किलोमीटर की दूरी करने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ है माही नदी? तो माही नदी ये है। अब ये 2 बार कैसे काटती है कर्क रेखा को? कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो एक बार ये ऊपर जाते समय इसने क्रॉस करा, दूसरी बार फिर नीचे जाते समय क्रॉस कर लिया, है ना। तो इस कारण से पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अरावली पर्वत यहाँ पर हो गया, ये जाकर के ये खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। साबरमती अहमदाबाद प्रमुख शहर है जो इसके किनारे बसा हुआ है। लूनी नदी भी पूछी जाती है, लूनी रिवर, राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है 320 किलोमीटर और कच्छ की खाड़ी में, यानी ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, वहां रेगिस्तान में ही ये समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। लूनी रिवर, ये लूनी रिवर है जिसकी ये प्रमुख है ना, बाकी सब इसकी सहायक नदियां। तो ये थी भारत की प्रमुख नदियां। अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं प्रीलिम्स में? तो नदियों को लेकर यही आएगा कि ये जैसे ब्यास नदी का था कि कौन सी सिंधु घाटी तंत्र की नदी है जो पूर्ण रूप से भारत में ही निकलती है, भारत में ही समाप्त हो जाती है। गंगा नदी का पूछ सकते हैं जो उसके प्रयाग दिए हुए हैं, देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम है, कर्ण प्रयाग में किस नदी का संगम है, या रुद्र प्रयाग, जो भी प्रयाग नाम से है वो पूछ सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं वो कि बताओ गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो वो महानंदा करके आती है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पूछ सकते हैं कि इसका ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो इनको थोड़ा सा पढ़ते रहो, इनकी ऑरिजिनेशन, अंत और कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको देखते रहो। नदियों से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव अलग अलग किताबों में मिलते हैं उनको सॉर्ट आउट कर लो तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे। अब पहले जो तीसरी यूनिट में अगला टॉपिक जो है वो झीलों का दिया हुआ है। पहले हमने पर्वत देख लिए, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, नदियाँ, अब लेक्स। तो भारत की प्रमुख जो झीलें हैं, चूंकि तीसरी यूनिट में उन्होंने हेडिंग ये डाली हुई है कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल नहीं है,
तो सिर्फ हम भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत की झीलें, वो सब पढ़ेंगे। तो कल ठीक 11 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए